गरजते बादलों की परतों से ढकी उस रात, जब नौरंगगढ़ की हर गली, हर कोना स्याह सन्नाटे में डूबा हुआ था, तभी महल की सबसे ऊंची मीनार से एक तेज शंखनाद फिजा को चीरता हुआ गूंजा। राजा हरिशक्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। सारा राज्य जैसे एक पल में थम गया। पर महल की दीवारों पर फैला सन्नाटा सिर्फ शोक का नहीं था, वो उस उम्मीद की आखिरी गूंज भी थी, जो अब विरासत के साथ कहीं खो चुकी थी। राजा का इकलौता वारिस, युवराज आर्यमान, 5 सालों से कहीं गुम था। कोई सुराग नहीं, कोई चिट्ठी तक नहीं। लोगों की यादों में वो जरूर जिंदा था, मगर भरोसे की जगह अब खालीपन ने ले ली थी। महल के भीतर जहां एक ओर शोक सभा का ढोंग चल रहा था, वहीं दूसरी ओर सत्ता की गंध से लिप्त मंत्रियों की नजरें गद्दी पर जमी हुई थीं। इसी बीच राजधानी से बहुत दूर उत्तर की बर्फीली चोटियों के बीच एक तूफान की गड़गड़ाहट में एक गुफा के भीतर से कराहने की हल्की सी आवाज उठी। वहां एक जख्मी नौजवान अपनी धुंधलाती चेतना के साथ जागा। उसका बदन लहूलुहान था, सांसें उखड़ी हुई, लेकिन उसकी मुट्ठी में कुछ थामा हुआ था। एक तलवार जो पारदर्शी थी, कांच जैसी। न उसमें धातु की धार थी, न वजन, पर उसमें एक रहस्यमय चमक थी, जो धीरे धीरे उसकी धड़कनों के साथ धड़कने लगी। यही युवक था, आर्यमान, वही खोया हुआ युवराज। उसकी यादें जैसे ठंडी राख से चिंगारी बनकर उठी। एक युद्ध, एक धोखा, एक गिरती हुई देह, और फिर अंधकार। किसी ने उसे मृत मानकर छोड़ दिया था, पर वो जिंदा था, किसी अनजानी ताकत की वजह से। और ये तलवार, ये उसके पास क्यों है? उसी रात महल में एक और ऐलान हुआ। राजा हरिशक्त के सौतेले भाई रुद्रकेतु ने खुद को राज्य का कार्यवाहक शासक घोषित कर दिया। सालों से पर्दे के पीछे रहने वाला वह व्यक्ति अब सत्ता की रोशनी में था। वह कहता, अब कोई वारिस नहीं, राज्य को नेतृत्व चाहिए, और वह मैं हूं। लेकिन उसकी छाया में काला जादू घुला था। वह तंत्र से दीवारों की आत्मा खींचता और उसे शक्ति में बदल देता। राज्य के पुराने योद्धा या तो कहीं खो गए थे, या भ्रम में जी रहे थे। वृत्तसेन, आर्यमान का बालसखा, अब रुद्रकेतु की फौज का सेनापति था। उधर बर्फ की उस गुफा में आर्यमान ने उस रहस्यमयी तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आंधी थी। वो जान गया था, अब लौटने का समय आ चुका है। पर अब वह राजकुमार नहीं, एक परछाई था, जो अपनी पहचान मिटाकर सच की तरह लौटेगा। उसके हाथ में पारदर्शी तलवार थी, पीठ पर अतीत का बोझ, और दिल में आग। सफर शुरू हो चुका था। किले की पिछली दीवार की ओट में आर्यमान सांसें थामे छाया बनकर सरकता रहा। चारों ओर घना अंधकार पसरा था, लेकिन उसकी आंखें उस सुरंग को पहचान गई। वही रहस्यमयी राह, जो बचपन में राजकुमारों को भागने के लिए बनाई गई थी। वह फुर्ती से भीतर घुसा। एक गंध उसकी नाक से टकराई, बासी, सड़ी, गली हुई हवा। सामने था एक लंबा गलियारा, जैसे वक्त की सांसें खुद वहां दम तोड़ चुकी हों। महल अब वैसा नहीं रहा था। दीवारों से वो सुनहरी चित्र गायब थे, जिनमें कभी गौरव की छवि बसती थी। हर कोने से काली, मकड़ी जैसी जालियां लटक रही थी, मानो किसी अंधे तांत्रिक ने पूरे महल पर काला जादू बुन दिया हो। सिपाही चल रहे थे, मशीनों की तरह। उनकी आंखों में न जिज्ञासा बची थी, न जीवन। छुपते झुकते चुपचाप चलता हुआ आर्यमान पहुंचा उस जगह, जहां उसे उम्मीद थी कि बीते समय के कुछ टुकड़े जरूर मिलेंगे। राजवैद्य की पुरानी प्रयोगशाला, शायद वहां कोई सुराग बचा हो। तभी एक आवाज आई, धीमी पर पैनी, एक जानी पहचानी आहट, जो दिल को भेद गई। आर्यमान, सौम्या। वह अब भी थी, उस महल के अंधकार में एक आखिरी रोशनी बनकर, अकेली, अडिग। उसने बताया, रुद्रकेतु ने पूरे महल को एक छाया जाल से बांध रखा है। लोग बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे या तो चुप करा दिए जाते हैं, या फिर गायब। राजवैद्यों की आखिरी विरासत मिटा दी गई थी, लेकिन एक ग्रंथ, एक आखिरी ग्रंथ, अब भी सौम्या के पास था। वह ग्रंथ कहता था, कांच की तलवार केवल खून से नहीं, बलिदान से जागती है। सही समय पर सही मूल्य चुकाने पर ही उसमें असली शक्ति आती है। सौम्या की आंखें कुछ और कह रही थी, चिंता, असहायता, और एक छुपा हुआ इंतजार। उसने नजरें नहीं हटाई। आर्यमान समझ गया, वह हर दिन उसके लौटने की उम्मीद में थी, लेकिन समय सवालों का नहीं था। सौम्या उसे वहां ले गई जहां आर्यमान की मां, रानी वैदेही, कैद थी।
अफवाहें थीं कि वह पागल हो चुकी है, लेकिन सौम्या जानती थी रानी को गहरी तांत्रिक नींद में डाल दिया गया है। एक मंत्र, एक औषधि और कुछ थमे हुए पल। रानी की पलकें फड़की, उनकी आंखें खुली। कमजोर आवाज में वे बोली, यह वही तलवार है जिसे तुम्हारे पिता ने छिपाया था। यह केवल उसी के हाथों में जलती है जो सच्चे खून का वारिस हो। यही इसकी पहचान है। आर्यमान का शरीर सिहर उठा। यादें लौटने लगी। धोखे से भरा युद्ध, गिरती हुई बर्फ और एक लहराती चेतना। तलवार क्यों उसके हाथ में थी? अब उसे जवाब मिल चुका था। ग्रंथ का एक और पन्ना खुला और उसमें दर्ज था, यदि तलवार बुझी हो तो बलिदान अधूरा है। रुद्र केतु का नाम फिर उभरा। रानी ने धीरे धीरे वह सच बताया जो वर्षों से दफन था। रुद्र केतु राजा हरिशक्त का सौतेला भाई था। बचपन से ही उपेक्षा की आग में जलता रहा और वर्षों तक तंत्र मंत्र में गहराता गया। सत्ता उसका सपना थी और उसके लिए वह किसी भी सीमा को लांघ सकता था। और उसने वही किया। राजा को विष देकर मारा गया। आर्यमान को धोखे से रणभूमि में भेजा गया और अब वह स्वयं शासक बन बैठा था। सौम्या ने प्रस्ताव रखा, महल के नीचे एक गुप्त शस्त्रागार है जहां आर्यमान के पिता ने एक गुप्त सेना को छिपाकर रखा था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अगर पहुंच गए तो लड़ाई अब भी जीती जा सकती थी। पर तभी एक नाम फिर सामने आया, वृत्तसेन। आर्यमान का सबसे घनिष्ठ मित्र, अब रुद्रकेतु का सबसे बड़ा प्रहरी। आर्यमान की आंखें बुझने लगी। दिल भारी हो गया। जिसे भाई जैसा माना वही अब शत्रु की ढाल था। लेकिन सौम्या ने उसकी ओर देखा और बस एक बात कही, कुछ रिश्ते मरते नहीं हैं आर्यमान, वो बस चुप हो जाते हैं। सौम्या ने आर्यमान को शस्त्रागार तक पहुंचाया। एक भूली हुई सुरंग के रास्ते। दीवारें पुराने युद्धों के निशान से भरी थी और हर मोड़ पर सन्नाटा ऐसा था जैसे समय खुद थम गया हो। अंदर पहुंचते ही कुछ चेहरों ने उसे पहचाना। वे पुराने सैनिक थे जो कभी आर्यमान के पिता के प्रति वफादार थे। छिपते छिपाते वे अब तक जीवित थे, लेकिन थके हुए, टूटी उम्मीदों के साथ। आर्यमान ने उन्हें देखा जैसे कोई गुम हो चुकी आग को फिर से सुलगाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं सौम्या ने ग्रंथ से एक और रहस्य साझा किया, कांच की तलवार का उजाला तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कोई उसके लिए कुछ छोड़ न दे। यह बलिदान केवल मृत्यु नहीं होता, कभी कभी यह विश्वास होता है, या प्रेम। आर्यमान को लगा जैसे सौम्या कुछ छिपा रही है। तभी वृत्तसेन वहां पहुंचा। राजमहल के गुप्त मार्गों का पहरेदार बन चुका था। उसकी आंखों में वह क्रूर शक्ति थी जो किसी बंधक आत्मा की होती है। उसने आर्यमान से कहा, राजकुमार, मैंने तुम्हें मरा समझ लिया था। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आर्यमान ने तलवार उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वृत्तसेन के चेहरे पर कुछ टूटा। मेरे परिवार को रुद्रकेतु ने बंदी बना रखा है। अगर मैं वफादारी न दिखाऊं तो उन्हें मार देगा। एक क्षण का मौन, फिर वृत्तसेन ने तलवार नीचे रख दी। लेकिन आज रात मैं एक सैनिक नहीं, एक प्रायश्चित करने वाला हूं। वह चुपचाप वहां से चला गया। आर्यमान समझ गया, लड़ाई अब सिर्फ बाहरी नहीं थी, हर आत्मा इस युद्ध में उलझी थी। अगली रात छाया में डूबी राजधानी के बीच आर्यमान और उसकी गुप्त सेना आगे बढ़े। किले की दीवारों के पीछे कोनों में अंधेरे में चुपचाप समा गए। पर योजना से पहले ही सब कुछ बदल गया। एक संकेत, एक गलती और सिपाही चौकन्ने हो गए। जाल बिछाया गया था। वृत्तसेन ने आर्यमान को घेर लिया। सिपाही आए, सौम्या को बांधा गया और आर्यमान को लोहे की जंजीरों में जकड़कर महल के दरबार में लाया गया। महल के बीच सिंहासन के सामने रुद्रकेतु खड़ा था। सामने जलते हुए दियों के बीच जैसे अंधकार में चमकती कोई छाया। यह है झूठा उत्तराधिकारी, उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जिसे मैं स्वयं खत्म करूंगा। भीड़ मौन थी। आर्यमान जमीन पर गिरा, जंजीरों में बंधा। सौम्या वही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक तीखा संकल्प था। तभी एक वृद्ध सेवक आगे आया। उसी ने आर्यमान के सामने तलवार रखी, कांच की तलवार। रुद्रकेतु हंसा, इससे क्या होगा? लेकिन जब आर्यमान ने तलवार को छुआ, तलवार जल उठी। न सिर्फ चमकी, बल्कि जैसे पूरे दरबार में प्रकाश की लहर दौड़ गई। दीवारों की छाया कांपी। लोग पीछे हटे।
रुद्रकेतु का चेहरा पीला पड़ गया। वहीं वृत्तसेन जो अब भी खड़ा था, उसकी आंखों में टूटती हुई दीवारें थी। उसके अंदर कुछ बिखर गया और तभी युद्ध शुरू हुआ। तलवारें खींच गई। जादू का अंधेरा और तलवार का उजाला टकराने लगे। वृत्तसेन 2 क्षण रुका, फिर तलवार घुमाई और आर्यमान की रक्षा में खड़ा हो गया। वह चीखा, माफ करना, आर्यमान। उसका वार आया रुद्रकेतु के एक मंत्रजीवी पर, जो आर्यमान को घेर रहा था। लेकिन रुद्रकेतु अब एक शुद्ध तांत्रिक योद्धा बन चुका था। उसने अपनी शक्ति के अंतिम स्तर तक जाते हुए एक काला चक्र फैलाया, पर सौम्या तैयार थी। उसने ग्रंथ से सीखे मंत्रों से उस छाया को बांधा, पर यह करने के लिए उसे अपना हाथ उस ऊर्जा के बीच में डालना पड़ा। एक जलन, एक चीख, और फिर वह गिर पड़ी। आर्यमान चीखा, पर तब तक वृत्रसेन ने रुद्रकेतु पर अंतिम प्रहार कर दिया। कांच की तलवार उसकी छाती से आर पार हो गई। रुद्रकेतु की आंखों से आग निकली और फिर वह गिर पड़ा मृत। और साथ ही महल से वह छाया हटने लगी। दीवारें साफ होने लगी, बंद दरवाजे खुलने लगे, सैनिक थम गए और वृत्तसेन, उसने आर्यमान के सामने सिर झुकाया। मैंने देर कर दी मित्र, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए सही किया। फिर वह गिर पड़ा। महल में अंधकार हट चुका था, लेकिन उसके पीछे जो शून्य बचा था वह और भी भारी था। आर्यमान ने वृत्तसेन का शव उठाया। वह कुछ नहीं बोला, न कोई शोक, न कोई रोष, केवल मौन में उसका सिर झुका रहा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, आर्यमान। वह पलटा। सौम्या दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी हथेली झुलसी हुई थी, पर उसकी आंखों में दर्द नहीं था, केवल शांति थी। मैंने जो पाया वो ग्रंथों में नहीं था, वह फुसफुसाई। वो तुम्हारे भीतर था। आर्यमान उसके पास बैठ गया, तलवार एक ओर रख दी। तुमने मुझे लड़ना सिखाया, उसने कहा। सौम्या मुस्कुराई और उसकी सांसें धीमी होने लगी। राज्य को चाहिए एक राजा, पर उससे भी पहले एक उजाला। बनो वो उजाला, आर्यमान। और वह चुप हो गई। एक पल को समय थम गया। महल की ऊंचाइयों पर सूर्य की पहली किरण फूट पड़ी। आर्यमान ने धीरे से सौम्या की आंखें बंद की। फिर वह उठा, तलवार को दोनों हाथों में थामा और सिंहासन के सामने खड़ा हुआ। यह राज्य अब डर से नहीं, विश्वास से चलेगा, उसने कहा। सैनिकों ने सिर झुकाया। दिन बीते। राज्य ने एक नई रचना देखी। आर्यमान ने शाही व्यवस्था तोड़ी। अब हर गांव का एक प्रतिनिधि दरबार में बैठता। तलवार केवल रक्षा के लिए उठती, सत्ता नहीं। वृत्तसेन के परिवार को सम्मान से सम्मानित किया गया और सौम्या की स्मृति में एक पुस्तकालय बना, जहां वह ग्रंथ रखा गया जिसने उन्हें सब कुछ सिखाया था। पर वह ग्रंथ अब मौन था। कांच की तलवार उसी पुस्तकालय के बीच रखी गई, चमकती नहीं थी अब। शायद वह जानती थी उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। कभी कभी रात को महल की दीवारों पर हल्की सी छाया दिखती। लोग कहते हैं वह सौम्या की है, जो अब भी देखती है कि राज्य सच्चाई के रास्ते पर है या नहीं। वक्त बीता, बहुत कुछ बदला, लेकिन महल की दीवारों, पुस्तकालय की खामोशी और कांच की तलवार के पास अब भी कुछ बाकी है। एक कहानी जो हर बार नए तरीके से सुनी जाती है। अगर आपने भी उस कहानी को महसूस किया, तो बताइए कौन सा दृश्य आपके भीतर ठहर गया। कमेंट करें और इस कहानी को आगे पहुंचाएं।